हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। तो आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आए हैं हम, जिसमें हम काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे, जो कि आपके नेवी एसएसआर, नेवी मेडिकल असिस्टेंट या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी ऐसे सिमिलर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। एनडीए के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए में भी इसी बेसिक लेवल का पूछा जाता है। और यहाँ पर हम उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधे फार्मूलाज रिवाइज करेंगे, कुछ चीज़ों के लिए ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, गतिकी होती क्या है। हिंदी में बताऊंगा, मोस्टली हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि हिंदी के लिए कंटेंट यूट्यूब पर बहुत कम अवेलेबल है। तो टू स्टडी मोशन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की गति का हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम गतिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गतिकी कहते हैं, यानी काइनेमेटिक्स कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। जब वस्तुएँ रेस्ट में हों तो उनका कई बार हम अध्ययन करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन वस्तुएं अगर गति कर रही हैं तो हम उनका जब अध्ययन करते हैं, उन पर जब हम अपनी स्टडी करते हैं, तो उस केस को क्या कहते हैं, हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। गति कितने प्रकार से हो सकती है। हो सकता है कि कोई वस्तु एक समान गति कर रही हो। कैसी गति कर रही हो, एक समान गति कर रही हो सकता है कि कोई वस्तु कैसी गति कर रही हो, असमान गति कर रही हो सकता है कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही हो सकता है कोई वस्तु अनियमित पाथ पर गति कर रही हो। लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमारी परीक्षाओं में जो आता है, वो अधिकांश या तो सरल रेखा में आता है या अनियमित में भी आता है। तो परवलयाकार गति आती है, जिसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें समझी हैं। अब हम कुछ और चीज़ें समझेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि विराम और गति क्या है। कोई वस्तु जैसी रखी है, इसको जड़त्व भी कह सकते हैं एक तरह से। जड़त्व तो नहीं कहेंगे, इनर्शिया जो है वो गति का भी हो सकता है, ज़रूर नहीं विराम का ही हो। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन ना कर रही हो, स्थिति में परिवर्तन न कर रही हो। स्थिति का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ दिशा हो जाएगा, ठीक है। स्थान का मतलब क्या हो जाएगा, जगह, ठीक है। स्थान या स्थिति में परिवर्तन जब नहीं कर रही है वस्तु, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु क्या है, विराम में है। वो वस्तु क्या है, विराम में है। अगर आपने एक लकड़ी का ब्लॉक ले रखा है और आप इस पर अपने कोमल कोमल हाथों से जोर लगा रहे हैं, ये तो भाई क्या ये कुछ और बन गया ना। आप अपने कोमल हाथों से इस पर जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये आपसे खिसक नहीं पा रहा है। इसका घर्षण बल जो है आपके बल के बराबर या उससे ज़्यादा काम कर रहा है, तो वस्तु आपसे डिस्प्लेस नहीं हो पाई, आपने उसको हिला तक नहीं पाया, तो कहेंगे कि ये जो लकड़ी का बॉक्स है ये विराम में रहा है। लेकिन आपका बल उसके घर्षण बल से ज़्यादा हो गया और आपने उसको खिसका दिया, यानी वो गति करने लगा, तो हम कहेंगे कि वस्तु गति में है। यानी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करे, है ना, या फिर अपनी दिशा में परिवर्तन दिखाए, या फिर किस में परिवर्तन दिखाए, अपने स्थान में परिवर्तन दिखाए, तो उसको कहते हैं हम कि वस्तु किस में है, गति में है। किस में है, गति में है। अगला देखो, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे का समझ सकते हैं। जो बेसिक बच्चे हैं, वैसे तो सबको आता होगा। सदिश राशियाँ क्या हैं, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिनके बारे में अगर हमें कोई जानकारी देनी है, तो हमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड होता है उसका अंकगणितीय मान, या कह सकते हैं कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। इससे अकेले से काम नहीं चलेगा, इसके साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी, दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो कहेंगे कि वे राशियाँ सदिश राशियाँ हैं। जैसे तुमने अगर मतलब अभी बताते हैं, सदिश और अदिश के कुछ उदाहरण अभी बताते हैं, पहले ये समझो। और वे राशियाँ जिनके लिए केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा, परिमाण से ही काम चल जाएगा, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है बताने की, तो वे अदिश राशियाँ होती हैं। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान है यानी कि आपका मास है, तो आपको क्या दिशा बतानी पड़ती है। आपको अगर बताना पड़े कि भाई मेरा वज़न जो है या मेरा जो मास है वो कितना है, 50 kg है। 50 kg है, तो भाई मेरा 50 kg भी नहीं है यार, उससे भी कम है ना, मेरा 50 kg है मान लीजिए,
तो क्या मैं ये बताऊंगा कि भाई मेरा 50 kg जो है नॉर्थ में है या मेरा 50 kg एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में, भाई वो तो सेम रहता है ना मास। तो इसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है। जैसे टेम्परेचर है, तापमान है, तो टेम्परेचर अगर तुम्हें बताना है तो क्या तुम ये बताओगे कि 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो, लेकिन उत्तर की दिशा में गर्म करना 40 डिग्री सेल्सियस पर, दक्षिण में तो 45 होता है, 40 का नहीं होता। तो इसलिए अदिश राशियाँ कौन सी हैं जिनके लिए केवल परिमाण से काम चल जाता है, दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वे राशियाँ जिनके लिए परिमाण पर्याप्त नहीं होता है, परिमाण उनके अंकगणितीय मान को बता देता है, उनकी वैल्यू बता देता है, मैग्नीट्यूड, लेकिन एग्जैक्टली उनके बारे में पूरी जानकारी जो है वो दिशा से मिलती है। जैसे हम कहें कि कोई वस्तु का वेग की बात करें, है ना, या वेलोसिटी की बात करें, है ना, या फिर हम विस्थापन की बात करें, या फिर किसकी बात करें, विस्थापन की बात करें। हमने भाई इतना विस्थापन तय किया है, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं, तो हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो किस दिशा में पहुँचे हैं, है ना। हम मतलब कि एक इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु, जैसे अपन आई लिखते हैं, फाइनल पॉइंट को ओ लिखते हैं, यानी अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु से अगर हम अंतिम बिंदु पर पहुंचे हैं तो दोस्त किस दिशा में पहुंचे हैं हमें ये भी बताना पड़ेगा, तभी बात पूरी होगी। नहीं तो हो सकता है कि प्रारंभिक बिंदु ये हो, अंतिम बिंदु ये, आदमी इधर चला गया, है ना। लेकिन मास तो भाई अगर इस बिंदु पर ये रहेगा तो मास यहाँ भी यही रहेगा, टेम्परेचर यहाँ ये रहेगा तो टेम्परेचर यहाँ भी रहेगा। लेकिन अगर किसी वस्तु के विस्थापन की बात की जा रही है, उसकी स्थिति परिवर्तन की बात की जा रही है, तो वहाँ दिशा का बताना ज़रूरी है। लेकिन हम गणित में कौन कौन सी दिशाएं लेते हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, ऐसे नहीं लेते। यहाँ हम मोस्टली एक एक्स अक्ष लेते हैं, एक वाई अक्ष लेते हैं और एक जेड अक्ष लेते हैं। अरे भाई ये तो कर्व बन गया है, एक सेकेंड, है ना, या अरे साला क्या हो रहा है, अरे ससुर, यह छोड़ो। एक एक्स अक्ष लेते हैं, एक वाई अक्ष लेते हैं, एक जेड अक्ष लेते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन होती हैं, फिर उसी में अपन उनके कंपोनेंट्स तोड़ते जाते हैं। खैर वो ऊपर की बात है, उसको छोड़ो अभी। ये तो मैंने इधर बता दिया भाई, इधर तो मैं मेरा फ़ोटो चिपका होगा, मेरा वीडियो चल रहा होगा, इधर बता दे रहे हैं। ये एक अक्ष ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे, ये तीसरा ले लेंगे, है ना। तो अब छोड़ो, ये छोड़ो, है ना। तो ये कुल मिलाकर के समझ गए सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं। तो इनके लिए एक दिशा की ज़रूरत पड़ती है, इनके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ राशियाँ बताते जाएंगे, उनमें बताएंगे कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है, और ये भी आपको समझाएंगे कि कैसे है वो सदिश या अदिश कैसे है ना। केवल ये नहीं कि आपको फालतू हम बोल देंगे कि हाँ ये अदिश है, याद कर लो। अब बात करेंगे दूरी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किए और हम यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए और वापस फिर हम यहाँ पर आ गए, तो हमने दरअसल दूरी कितनी तय की है। दूरी एक अदिश राशि है, इसको थोड़ा सा आप याद रखना। दूरी क्या है, अदिश राशि है। विस्थापन कैसी है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसी है, सदिश राशि है। इसी से आपको पता चलेगा कि विस्थापन और दूरी का अंतर क्या है। दूरी में दिशा मैटर नहीं करती, दूरी में मैटर करता है कि आप टोटल कितना चले हैं। आप यहाँ से यहाँ गए, मान लीजिए आपने 50 मीटर तय किया, यहाँ से फिर आप यहाँ आए, मान लीजिए आपने फिर से 50 मीटर तय किया, तो आपने टोटल दूरी कितनी चली है, 50 + 50 = 100 मीटर दूरी तय करी है। लेकिन विस्थापन में मतलब है कि आपने दूरी से मतलब नहीं है, आपके इनिशियल पॉइंट, आपके फाइनल पॉइंट, यानी चले कहाँ से थे और पहुँचे कहाँ हो, उसके बीच की कम से कम दूरी जो है वो बताती है कि आपका विस्थापन कितना है। जैसे आप यहाँ से चले, यहाँ आए, है ना, तो डजेंट मैटर कि आप यहाँ से कितने चले, यहाँ से कितने चले। मैटर करता है कि पहला इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट आपका ये है, और यहाँ से यहाँ तक आपने इतनी दूरी तय की है। अगर ये 25 मीटर है तो आपका विस्थापन जो है वो 25 मीटर ही माना जाएगा। डजेंट मैटर कि आपने टोटल दूरी कितनी तय की है, ठीक है। तो ये सीन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई कुली है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर गया और एक गोरी सी मैडम थी, उसका सामान वो लिए थी। तो भाई कुली क्या, मान लीजिए कोई सामान्य आदमी है भाई, उसने कहा कि गोरी मैडम है कि मैडम लो आपका सामान रखवा दे रहे हैं। तो वो गया, मैडम स्टेशन से उतर रही थी, तो मैडम के नन्हे मुन्ने हाथों से उसने सामान लिया
और अपने खुरदरे हाथों में पकड़ करके वो मैडम के ऑटो तक सामान रख करके वापस उसी पॉइंट पर फिर आ गया और अपनी ट्रेन देखने लगा, तो उसने टोटल कितना विस्थापन और कितनी दूरी तय की है। मान लीजिए उसके ऑटो तक की दूरी जो है वो 50 मीटर है या 75 मीटर है, 75 मीटर है, तो उसने दूरी तो कितनी तय की, पहले 75 गया फिर 75 आया, टोटल 150 मीटर। लेकिन वास्तव में उसका विस्थापन कितना हुआ, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए यहाँ से गया था और यहाँ गया और फिर वापस यहीं लौट करके आ गया, तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई अंतर नहीं है, जहाँ से गया वहीं आ गया, तो विस्थापन उसका कितना हो गया, 0 हो गया। विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है। अब करेंगे चाल की बात और वेग की बात। इतना समझ लो बस, चाल जो है वो दूरी पे डिपेंड करता है, यानी दूरी से संबंधित है, और विस्थापन वेग जो है ये विस्थापन से संबंधित है। ये क्या है, विस्थापन से संबंधित है। एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। यानी कि अगर समय को मान लो 1 सेकंड, कितना मान लो, 1 सेकंड, क्या मान लो, 1 सेकंड, समय को क्या मान लो, 1 सेकंड मान लो, तो चाल बराबर क्या आ जाएगी आपकी, दूरी बटे 1 सेकंड। 1 का तो किसी में भाग दो वही आता है, तो चाल बराबर दूरी। तो इससे आप क्या समझे, 1 सेकंड में जो व्यक्ति दूरी तय करता है वही उसकी चाल कहलाती है, वही उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। या एक अंक समय में लिख लो, 1 सेकंड ना कहो तो, है ना, तो ऐसा ही यूनिट हो जाएगी चाल की। एक अंक समय अभी CGS में लेना चाहो, FPS में लेना चाहो, MKS में लेना चाहो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं वेग क्या है। तो वेग भी एक तरह की चाल है, वेग भी एक तरह की क्या है, चाल है। लेकिन ये STD याद रखने ना, S/T=D, यानी कि S क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्पीड यानी कि चाल, T क्या हो जाएगा, टाइम, और D क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अरे साला दूरी, है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ चाल के लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख रहे हैं, चाल के लिए टोटल दूरी हो जाएगी, है ना, दूरी रख लो, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो वेग के लिए आता है, तो चाल ही वेग है। वेग क्या है, विस्थापन। दूरी की जगह विस्थापन लिख दो बस, दूरी से संबंधित था, ये विस्थापन से है। विस्थापन बटे समय, ये आपका क्या है, वेग हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो मान लीजिए, अब एग्जाम्पल बाद में ही कराएंगे। कुल मिलाकर अगर विस्थापन 0 है, कोई व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से वहीं पर आ गया है वापस, तो उसका वेग भी 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन 0 है लेकिन चाल 0 नहीं होगी। अब देखो औसत चाल क्या होती है। औसत चाल होती है टोटल चली गई दूरी, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। ये होती है औसत चाल। इसको कुल दूरी निकाल लोगे, अगर सेगमेंट में दिया है, कुल समय निकाल लोगे तो निकल आएगा। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, तात्क्षणिक चाल क्या होती है आपकी, अभी मैंने क्या बताया था, चाल का फॉर्मूला क्या बताया था, S/T=D। तो S क्या हो जाता है, दूरी को क्या मान सकते हैं, दूरी को कुछ और मान लो, x मान लो, है ना, x मान लिया, x/T मान लिया। तो तात्क्षणिक चाल यानी कि जब t 0 के लगभग 0 के पास होने वाला हो, यानी कि बहुत छोटा सा टाइम होता है। फिजिक्स में आपने थोड़ा सा समझते होंगे इस चीज़ को। तो तात्क्षणिक चाल को अगर हम डेल S कहें यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल एक मोमेंट पर चाल, यानी कि छोटे से मोमेंट की चाल जो है, तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट t→0 डेल x/डेल t। तो इसको अपन dx/dt भी लिख सकते हैं, है ना। तो तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे। अच्छा वेग है यहाँ पर, यार साला वेग की बात की तो थी यहाँ, हाँ तो वेग की बात तो कर चुके हैं। औसत वेग वही हो जाएगा, कुल विस्थापन, यहाँ दूरी की जगह विस्थापन रख दो, बटे कुल समय हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा। तात्क्षणिक वेग में क्या करेंगे, वेग को v से डिनोट करते हैं, v, क्योंकि वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी लिखते हैं। तो तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा, एकदम पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर वेग की बात करेंगे, यानी कि, है ना। तो v तात्क्षणिक के लिए vt लिख सकते हैं, है ना, या
क्या कहते हैं इसको, तात्क्षणिक वेग को वी टी ही लिख लो, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेग की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, यानी कि विस्थापन यहाँ भी x मान लो, विस्थापन बटे समय होता है, लेकिन यहाँ तात्क्षणिक की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, v वी टी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 डेल x अपॉन डेल टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यानी कुल मिलाकर के कहें तो टाइम t के रिस्पेक्ट में अगर हम अपने डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें उस पॉइंट का वेग मिल जाएगा, यानी कि उस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, अगर अंतिम वेग v है और पहला वेग u है तो दोनों का अंतर कर दो, अपॉन में टाइम कर दो। अब यहाँ भी औसत त्वरण आएगा, तात्क्षणिक त्वरण आएगा, है ना। औसत त्वरण का कोई मतलब नहीं है, तात्क्षणिक त्वरण देखो, यानी कि एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन देखो, है ना। तो at इसको लिख देंगे, मतलब t टाइम पर बिल्कुल एग्जैक्ट जो एक्सेलरेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका लिमिट t टेंस टू 0 डेल v अपॉन डेल t, तो dv अपॉन dt कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमने एक चीज़ समझी, एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति समझते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ हमने एक चीज़ समझी थी कि वेग जो है वो किससे मिलता है, वेलोसिटी किससे मिलती है, dx बाई dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन कर देने से। ऐसे ही करके हमें त्वरण जो है वो किससे मिलता है, dv अपॉन dt, यानी कि तुम्हारे वेग के समय के सापेक्ष अवकलन करने से हमें त्वरण मिलता है। तो यहाँ पर हम त्वरण की ही बात करें तो ये क्या है, dv अपॉन dt है, लेकिन इसको अपन d अपॉन dt, v को यहाँ क्या लिखा था हमने, v को dx अपॉन dt लिखा था। क्या लिखा था, dx अपॉन dt लिखा था। तो हम इसका फिर से अगर हम करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का 2 बार अवकलन कर दें तो उसका द्वितीय अवकलन जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है। ये त्वरण और विस्थापन का संबंध है, वेग और विस्थापन का ये संबंध है, त्वरण और वेग का ये संबंध है, ये मैंने बता दिया आपको। एक समान त्वरित गति है तो इसके लिए गति के 3 समीकरण होते हैं। कितने होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। इनको सीधा सीधा याद कर लीजिए। अगर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है यानी कि अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, टाइम है, तो पहला समीकरण हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन चौथा अगर nवें सेकंड में चली गई दूरी की बात की जाए तो आपका sn होता है sn इक्वल टू यू प्लस a बाई 2n माइनस 1। यहाँ n क्या है, जो सेकंड की बात की जा रही है वो, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, a इक्वल टू एक्सेलरेशन, यहाँ पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी है, और s क्या है आपकी डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होती है वो है। अब देखते हैं अगला, गुरुत्व के अधीन गति। अगर यही गति गुरुत्व के अधीन हो रही है, यानी या तो चीज़ सीधे से ऊपर जा रही है या सीधे से नीचे आ रही है, तो हम जानते हैं कि हमारा ग्रेविटेशन होता है वही वहाँ पर एक्सेलरेशन बन जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो g की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो जाती है, ठीक है ना। 10 मतलब एक अप्रोक्सीमेशन में अपन 10 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो गुरुत्व के अधीन गति को देखेंगे तो ऊपर वस्तु जा रही है, अगर ऊपर जा रही है तो हमेशा वो क्या करेगी, हमेशा त्वरित तो होगी लेकिन वो फिर भी मतलब विरोध करेगी ऊपर जाने का, नीचे आना चाहेगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा a क्या हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा। लेकिन नीचे आ रही है तो एकदम नीचे आना चाहेगी पूरे मौज मस्ती के साथ में, तो यहाँ a क्या हो जाएगा प्लस जी हो जाएगा। तो इसी से बना लो, अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी तुम्हारी v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एक जगह माइनस जी रख दिया है, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर
और v इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पर h क्या है, हाइट है, जैसे s रखा था वहाँ h रख दिया, या यहाँ भी h रख लो, है ना, h इक्वल्स टू, तो कितनी ऊंचाई तय की है, ठीक है। अगर ये नीचे आ रही है तो g को प्लस में ले लो, v इक्वल्स टू नीचे आ रही है तो u प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये इस तरीके से ले सकते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा रुकेंगे 1 मिनट, ये दोबारा से सेट करना है, रुक जाओ, अभी नहीं खा रहे, ले जाओ। तो ये आपका गुरुत्व के अधीन गति हो गई। अब देखते हैं असमान त्वरित गति। असमान में मैंने अभी बता दिया था, एक समान चल रही है तो बिल्कुल सिंपल है। अगर असमान है तो हमें पॉइंट पर निकालनी पड़ेगी। अगर एक समान त्वरित है, पता है एक्सीलरेशन इतना है, तो हम ये लगा सकते हैं, अपने 3 इक्वेशन हैं। लेकिन अगर वो वस्तु जो है असमान तरीके से त्वरित हो रही है, यानी कि एक समान एक्सीलरेशन नहीं है उसका, तो हमें उसके पॉइंट वाइज निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन, इस पॉइंट पर वेग। तो वहाँ क्या काम करेगा, क्या चीज़ काम करेगी, तो वहाँ पर्टिकुलर एक पॉइंट पर निकालना है। तो हम जानते हैं किसी चीज़ को एक सेगमेंट देखना होता है, बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा देखना होता है, तो वहाँ हमारा क्या काम आता है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन काम आता है। लेकिन हमें पूरा देखना होता है तो उसी अवकलन जो है, उसी के छोटे छोटे टुकड़ों का हम क्या कर देते हैं, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ बता देते हैं। तो आपका v क्या हो जाता है, dx/dt होता है। आपका a क्या होता है, dv/dt होता है। लेकिन a को हम क्या बोलते हैं, और a को अपन d2x/dt स्क्वायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर vdt इक्वल टू dx हो जाएगा। तो dx निकालना है तो इसका समाकलन कर दो, इसका कर दो, है ना। और ऐसे ही करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू adt हो जाएगा। तो इन दोनों का समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर ये पूरा निकल आता है। पर्टिकुलर पॉइंट वाइज निकालना है तो हम इससे निकालते हैं, पूरा निकालना है तो समाकलन से, पॉइंट वाइज अवकलन से, लेकिन इतना आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो विस्थापन समय ग्राफ देख लो। अगर इसको x लें, इसको t लें, तो विस्थापन और समय का ग्राफ है। मान लीजिए एक समान चल रहा है, एक समान विस्थापन हो रहा है तो ये ऐसा ग्राफ आ जाता है ना, और असमान हो रहा है तो कुछ और आएगा। कुल मिलाकर के ये समझो कि इसकी स्लोप जो है, यानी कि tan थीटा, ये जो एंगल बनाएगा t के साथ में, तो इसकी स्लोप जो है विस्थापन समय ग्राफ की, ढाल जो है ये क्या बताती है, वेग बताती है। लेकिन वेग समय ग्राफ की ढाल जो है क्या बताती है, त्वरण बताती है। लेकिन त्वरण समय ग्राफ की ढाल जो है वो क्या बताती है, जर्क बताती है। क्या बताती है, जर्क बताती है। क्या बताती है, जर्क बताती है। और मान लीजिए ये त्वरण समय ग्राफ है आपका, है ना, ए टी ग्राफ है, और ये मान लीजिए तो मंदन है तो ऐसा ग्राफ बनेगा रिटार्डेशन में। और अगर आपका क्या है, अगर आपका एक्सेलरेशन है तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा बना तो इसके नीचे का ये एरिया, ऐसा बना तो इसके नीचे का ये एरिया। ये क्या बताता है, ये वेग बताता है। ये क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। इतना याद रखने की ज़रूरत हमें नहीं है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं वृत्तीय गति को। वृत्तीय गति क्या है दोस्त, सर्कुलर मोशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन देखते हैं। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है O। ये इसकी क्या है, रेडियस है। ये एक यहाँ रेडियस है, ठीक है। दूसरी रेडियस ये है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, एक चाप है। ये चाप नहीं, असल में यही एक चली गई दूरी है, यही एक चली गई दूरी है। इतनी दूरी तय होती है। तो इन दोनों त्रिज्याएं जो हैं, इनके द्वारा जो कोण बनाया जाता है वृत्त के केंद्र पर, ये क्या है, कोणीय विस्थापन। ये क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। ये क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। और ये जो दूरी चली गई है ये क्या हो जाएगी, यानी कि ये चाप जो है, चाप की लंबाई, ये क्या हो जाएगी, रेखीय विस्थापन। क्या हो जाएगी, रेखीय विस्थापन। ये क्या हो जाएगी आपकी, रेखीय विस्थापन। ये क्या हो जाएगी दोस्त, रेखीय विस्थापन हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी, रेखीय विस्थापन हो जाएगी, है ना। तो अगर हम कोणीय विस्थापन की बात करें तो इसको डेल थीटा कह देते हैं, और रेखीय विस्थापन को क्या कह देंगे हम, डेल एस कह देंगे, चली गई दूरी। तो डेल थीटा का फॉर्मूला होता है, डेल थीटा इक्वल टू
डेल एस अपॉन आर। ये साला फिर गड़बड़ करने लगा, बड़ी समस्या। अच्छा ये गड़बड़ नहीं कर रहा शायद, ये तो सही काम करता है। ये नोट ऐप जो है, मुझे लगता है कि ऐप में कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो डेल थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन आर हो जाएगा। रुको इसका कुछ करते हैं, इलाज करते हैं। हाँ तो डेल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन आर, यानी कि कोणीय विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बराबर हो जाएगा आपका रेखीय विस्थापन। और रेखीय विस्थापन ही क्या है असल में, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, बटे त्रिज्या। अगर यहाँ पर त्रिज्या ये आर है और ये चाप यहाँ पर एस, डेल एस बना है, तो यहाँ पर डेल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एस बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, डेल एस इक्वल टू आर डेल थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डेल एस इक्वल टू आर डेल थीटा बोल सकते हैं इसको। अब चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है, कोणीय त्वरण की बात करते हैं। आप किसकी बात करते हैं, लेकिन कोणीय वेग की बात अभी रह गई है शायद, है ना। तो कोणीय वेग की बात करते हैं इससे पहले। कोणीय वेग, कोणीय वेग, तो भाई इसको भी एक वेग की तरह ही समझ लो। वेग क्या होता था, अभी मैंने बताया था, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। पूरे में कोणीय लगा दो तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर कोणीय वेग की बात करें तो इसको अपन ओमेगा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ओमेगा लिख लेते हैं। तो डेल ओमेगा लिख लो। यहाँ मतलब बार बार यहाँ डेल क्यों लगा रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि बार बार बदल रहा है, बार बार यहाँ अलग होगा, फिर इसके लिए अलग हो जाएगा, एक इस सेगमेंट के लिए अलग हो जाएगा, है ना। तो बार बार हर सेगमेंट का अलग हो रहा है, तो इसलिए हम एक छोटे सेगमेंट के लिए ले रहे हैं, तो उसको डेल लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेल ओमेगा की बात करें तो समय को यहाँ 1/t ले लो। तो कोणीय विस्थापन आपका क्या था, मैंने अभी क्या बताया था, कोणीय विस्थापन क्या है दोस्त, डेल एस अपॉन आर है। क्या है, डेल, या फिर यहाँ डेल थीटा है भाई, है ना। तो डेल थीटा आप कर दो, डेल थीटा अपॉन डेल टी, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो आपका डेल ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये आपका क्या है, कोणीय वेग है। लेकिन इसमें भी एक रिलेशन याद रखना, जो रेखीय वेग है, रेखीय वेग, रेखीय वेग बराबर त्रिज्या, जैसे रेखीय विस्थापन बराबर त्रिज्या इंटू कोणीय विस्थापन था, वैसे रेखीय वेग हमेशा बड़ा होता है, कोणीय छोटा होता है। तो त्रिज्या इंटू कोणीय वेग, यानी कि रेखीय वेग मान लीजिए कितना होगा, मान लीजिए v होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखते हैं कोणीय त्वरण देखते हैं। तो कोणीय त्वरण क्या है, उसी का त्वरण निकाल सकते हैं, उसी का जहां हमने वेग निकाला, जिसका विस्थापन निकाला। तो कोणीय त्वरण का मान क्या होता है, त्वरण का मान क्या होता है, सिंपल सिंपल त्वरण का भी क्या बताया था मैंने, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर कोणीय त्वरण की बात करेंगे तो कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। तो कोणीय वेग में परिवर्तन कितना होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन, तो यानी कि इसको अगर हम अल्फ़ा लिखें, अल्फ़ा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको ए लिखते हैं तो इसको अल्फ़ा लिख दे रहे हैं। तो कोणीय वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। लेकिन यहाँ भी याद रखना, रेखीय वेग यानी आपका ए जो है वो त्रिज्या इंटू रेखीय त्वरण बराबर त्रिज्या इंटू कोणीय त्वरण, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, ये यहाँ भी याद रखना, ठीक है। तो ये है आपका क्या, कोणीय त्वरण। अब बात करते हैं अभिकेंद्र त्वरण की। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, इसके लिए एक संकल्पना समझते हैं। ये देखो, ये मान लीजिए एक वृत्ताकार मार्ग है ना, वृत्ताकार एक मार्ग है, यानी कि सर्कुलर पाथ है एक। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें कोई मतलब कि कोई पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है, लगातार ऐसे घूमता चला जा रहा है, घूमता चला जा रहा है, घूमता चला जा रहा है, इसी के मान लो यहीं पर घूम रहा है, यहीं पर ऐसे करके। तो हर पॉइंट पर देखेंगे कि उसका जो है
उसका जो एक समान गति कर रहा है, मान लीजिए इसमें वृत्ताकार मार्ग में, तो हर पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो उसका जो वेग है, उसका मैग्नीट्यूड तो समान रहता है, परिमाण तो समान रहता है, लेकिन उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। और दिशा क्या होती रहती है? उसकी दिशा हमेशा क्या होती रहती है? हाँ, तो उसकी दिशा नहीं, अभी नहीं, तो उसकी दिशा क्या होती रहती है? मान लीजिए पहले अगर वो इधर है तो इसका टेंजेंशियल इधर दिशा हो जाएगी, अब इधर आ गया तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, इधर आ गया तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इसका क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। इस पर एक बल भी कार्य करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है। किसकी ओर कार्य करता है? बल केंद्र की ओर कार्य करता है, ठीक है ना। तो त्वरण भी जो है बल की दिशा में ही कार्य करता है, क्योंकि बल जो है वो त्वरण से ही डिफाइन होता है, क्योंकि F = क्या होता है? आपका ma होता है, यानी कि जो त्वरण की दिशा होगी वही बल की दिशा होगी। तो इस तरह से जब इस पर एक त्वरण कार्य करता है तो इसकी गति की दिशा किधर है? गति की दिशा अगर इधर है तो ये दिशा हमेशा केंद्र के लंबवत होगी, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सेंटर होगी। तो यहाँ पर ये सेंटर की ओर कर रहा है, तो यहाँ पर ये दिशा, यहाँ पर ये दिशा में कार्य करेगा त्वरण, यहाँ पर ये दिशा में कार्य करेगा। तो इस त्वरण को ही कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, यानी कि एक एक्सेलरेशन लगता है बार बार, जो कि उसे केंद्र की तरफ मतलब कि उसकी दिशा केंद्र की तरफ होती है, लेकिन उसकी जो गति की दिशा है वो टेंजेंशियल टू वो क्या होती है? जिस पॉइंट पर है तुम्हारा पार्टिकल उसके टेंजेंशियल होती है, नहीं कि इसके स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अरे साला इसमें क्या हो गया है यार, ये समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब हो रहा है, पहली बार हो रहा है, इतना हैंग नहीं करता है कभी। होता है आपका v²/r। क्या होता है? v²/r। अब मुझे लगता है कि कोई अगला वीडियो लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो इस तरीके से सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, उसके लिए तो प्रॉपर इसको वर्क करना चाहिए ना। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा से इसको हम ऑन करते हैं ना, एक बार इसको ऑफ़ कर देते हैं, ना। तो थोड़ा सा बने रहिए, या फिर आप पॉज करके आगे देख लीजिएगा, है ना। यहीं से इसको खोल लेंगे दोबारा से, है ना। इसको सेव हो जाने दीजिए एक बार इसको यहीं से आप लोग वीडियो आगे कर लेंगे, अगर आप देख रहे हैं जो भी, ठीक है। तो अभी इसको खोलते हैं दोबारा से। हाँ, इसको एक बार दोबारा से खोल लेते हैं, फिर शायद दिक्कतें नहीं आएंगी बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं क्या लिखा जा रहा है सही से। हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें फिर से वही फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं, ये रही। काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए बहुत इजीली नहीं हो पा रही है। हाँ, इसको तब तक चार्ज पे भी लगा दें, क्योंकि चार्ज भी इसका बहुत कम है। चलो, हाँ, तो A क्या होता है? v²/r होता है। अभिकेंद्र त्वरण जो है वो क्या होता है आपका? अभिकेंद्र त्वरण जो है वो क्या होता है? एक सेकंड, मोड और बदल दें। हाँ, तो अभिकेंद्र त्वरण जो होता है v²/r होता है, यानी कि वेग जो है उसको स्क्वायर कर दो, अपॉन में त्रिज्या का भाग दे दो। वेग में अंतर और समझ लो, del v = 2v sin θ/2 होता है। इसको अभी न्यूमेरिकल बताएंगे तब समझ जाओगे कि ये क्या वाला है ना, ये क्या चीज़ है, तभी समझ आएगी। अब देखते हैं A = v²/r होता है। इसके थोड़े और रूप देखते हैं फॉर्मूला के, है ना। क्या होता है? एक सेकंड, है ना। A क्या होता है? v²/r होता है।
ए इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, लेकिन हमने वी को क्या लिखा था, वी को हमने क्या लिखा था, आर ओमेगा लिखा था। तो ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो आर से आर कट जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। लेकिन ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी। यहाँ पर एन क्या है, फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है, और टी क्या है, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल है। तो जब भी तुम्हारी वृत्ति गति होती है तो उसमें आवृत्ति और आवर्तकाल तो मैटर करते ही हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए को, अरे यार ये तो बहुत, हाँ तो ए को अभी रुको, ये तो अभी हो जाएगा सही। अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग आएगा, ये कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, अभी सर्वर में ही प्रॉब्लम चल रही है इस नोट ऐप के में। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर को क्या लिख दो, ओमेगा को लिख दो 2 पाई एन का होल स्क्वायर आर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। तो यहाँ इसको 2 पाई टी भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर आर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर बाई टी। तो ये मतलब हमने बताए हैं कि कोणीय त्वरण यानी कि अल्फ़ा के अलग अलग फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है। अब देखते हैं कुछ, हाँ प्रक्षेप्य गति बची है। प्रक्षेप्य गति क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अगर हम ऐसे करके फेंकेंगे, किसी को सीधे नहीं भेज रहे एक सरल रेखा में, अगर एक थीटा कोण पर भेजेंगे तो ये परिवलयाकार में गति करेगी। तो ये अगर थीटा है तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एक 2D मतलब कि मोशन है, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन है। जिसके सीधी कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं टी की, जो क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। टी क्या होता है आपका 2u साइन थीटा बाई जी, आपका टी क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ऐसे ही करके आगे बात करें हम अगर एच की, टी क्या है, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड, यानी टी को क्या लिख सकते हैं, उड्डयन काल लिखते हैं इसको, उड्डयन काल, उड़ने का समय है ना। ऐसे ही करके अगर एच की बात करें तो एच क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच में 2g आता है नीचे, और दोनों तरफ एच, भाई ऊंचाई की बात की जा रही तो दोनों तरफ ऊंचाई पर यानी कि ऊंचे पर लगा दो घाते हैं ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करें आर की, यानी कि क्षैतिज परास की, मुझे क्या है ना हिंदी थोड़ी पर्टिकुलर साइंस में मुझे हिंदी थोड़ी कम समझ आती है, क्योंकि मैं साइंस जब भी पढ़ता था तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ता था हिंदी मीडियम में, लिखता हिंदी में था लेकिन पढ़ता मैं इंग्लिश में था। तो यहाँ बोलने में मुझे कई बार ना हेजिटेशन हो जाती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आर इज इक्वल टू होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये कुछ फार्मूला हैं। अब मान लीजिए कि टी मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, तो अगर हम अगर बात की जाए कि मैक्सिमम दूरी कब तय करेगी, तो साइन 2 थीटा की बात हो रही है, कब तय करेगी, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो यहाँ 2 थीटा कह रहे हैं तो 45 कर दो तो ये 90 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम करेगी। तो 45 डिग्री पर मैक्सिमम दूर तक जाएगा। तो कभी गोले फेंकते हैं ना जो लोग होते हैं, तो गोला फेंकते हैं तो उनसे कहा जाता है कि कोशिश करो कि 45 डिग्री पर इसको लैंड कराओ, सॉरी लैंड नहीं कराओ, 45 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट करो तो मैक्सिमम दूरी पर लैंड होगा, ठीक है। ऐसे ही करके मैक्सिमम हाइट कब पकड़ेगी वस्तु, तो इसको कब 90 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट पकड़ेगी, ठीक है। अगर 2u साइन थीटा, तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा कब लगेगा 90 पर, लेकिन कम टाइम कब लगेगा भाई, 0 ही टाइम लग जाएगा 0 पर तो। लेकिन कम टाइम लगाने के लिए तुम्हें 0 से तो थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो 0 लग जाएगा, लेकिन 90 से कम रखोगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये एक तरीका। अब देखते हैं कुछ, सबसे पहले एक बेसिक सा देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले चला 10 मीटर उत्तर की ओर, फिर चला कहाँ 20 मीटर पूर्व की ओर, यानी ये 10 ये 20। तो उसका विस्थापन कितना होगा, पहले बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम कम से कम दूरी, यानी कि ये जो डायगोनल बन जाएगा ये आपका विस्थापन हो जाएगा, है ना। तो डायगोनल क्या होता है, ये 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो इसको भी स्क्वायर लगा दो तो आपका 100 और 400 यानी कि 500 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 500 हो जाएगा। अंडर रूट 500 यानी कि 5 अंडर रूट 100 यानी कि 5 इंटू 10 यानी कि 50 मीटर हैं। ये क्या हो गया, विस्थापन कितना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 का 100, 20 का 400,
यानी कि 500 और हाँ भाई यार 100 को तो बाहर निकाल लेंगे, 100 को तो बाहर निकाल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 √5 हो जाएगा, जो भी निकले आंसर कर देना, 10√5 हो जाएगा, 10√5 मीटर। ठीक है, अगला देखो, आर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ का एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन कितना होगा। एक चक्कर कितने में लगा रहा है, 40 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मिनट में 120 और 120 कितने हो गए, 140 सेकंड हो गए। 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 2 मिनट में कितने होते हैं, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड, और 20 और जोड़ लो तो 140, 140 बटे 40। आर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ का पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 140 बटे, यहाँ 40 सेकंड में नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्त, गलत लिखा है, ये 70 सेकंड था, कितना था, 70 सेकंड में लगाता है, तो 70 करोगे तो यानी कि 2 चक्कर पूरे लगा देगा। 2 चक्कर पूरे लगाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से गया 1 चक्कर लगाया, फिर यहाँ से गया यहीं आ गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि =1/2 mv² होती है, लेकिन सबसे ऊंचे बिंदु पर जाएगा तो यहाँ इसकी एक टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब ये नीचे आना शुरू करेगा, तो ये 0 या मतलब 0 के बहुत पास आ जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, तो ये सबसे कम वेलोसिटी हो जाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम हो जाएगी। अब है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड, यानी n की वैल्यू जो है 2 दी है, 2 चक्कर प्रति सेकंड, यानी कि 2 राउंड पर सेकंड भी लिख सकते हैं। त्वरण निकालना है, त्वरण निकालना है तो a बराबर क्या बताया था मैंने अभी, ω² r बताया था, क्या बताया था, ω² r बताया था, लेकिन ओमेगा को क्या बताया था मैंने, 2πn बताया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4π² n² r। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रख दो, π² का π² रख दो, r की क्या दी जा रही है वैल्यू, 25 सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर बदलना है तो 100 कर दो अपॉन में, और n की वैल्यू की कितनी दी जा रही है, 2 दी जा रही है, तो ये 4 हो जाएगी, है ना, तो 4 से 1 काटो 25 हो जाएगा, 4 से 1 काटो 25 से 25 काट दो, तो 4π² आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एक पिंड 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर 4 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, पिंड का अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा, तो n की वैल्यू क्या दी जा रही है, यहाँ पर 4 राउंड पर सेकंड दी जा रही है। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण यानी कि अल्फ़ा की बात की जा रही है, मैंने बताया था अल्फ़ा = होता है ω², r होता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, r की वैल्यू कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर है, ω² r, तो यहाँ पर बात की जा रही है 4 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, तो मैंने बताया था ω = 2πn होता है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4π² n² r हो जाएगा, तो दोस्त 4π² एज इट इज़ रख दो, n की जगह 4 रख दो, यानी कि 16 हो जाएगा ये, r की जगह 5 रख दो, लेकिन बटे में 100 करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 4 से 1 काट दो 25 हो जाएंगे, 5 से 1 काट दो 5 हो जाएंगे, तो ऊपर क्या हुआ 16 और नीचे 5 हुआ, तो 16/5 π², तो 5 से 16 काटोगे तो 5 दिए 15, पॉइंट लगाओगे तो 3 पॉइंट में कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, वृत्तीय पथ में कण नियत वेग से गति करना प्रारंभ करता है तो कण 2 सेकंड पश्चात तात्क्षणिक वेग क्या होगा, जबकि s = 2t + t² दिया है, s = 2t + t² है, लेकिन हम जानते हैं कि उसका जो वेग होता है तो वो क्या हो जाता है ds/dt हो जाएगा, तो इसको कर दो dy/dt कर दो, 2t + t² कर दो, तो हम जानते हैं कि 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, t² का क्या हो जाएगा आपका 2t हो जाएगा, यानी कि 2t + 2, तो t = क्या रख दो 2 सेकंड दिया है, तो t = 2 पुट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2 यानी कि 2 × 2 = 4 + 2 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, क्रिकेट की गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई फेंकी जाती है, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या है। हमने बताया था h का फॉर्मूला क्या होता है u² sin² θ/2g होता है।
जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है तो u कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो अपॉन में 2 × 10 कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225/4/20, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते, तो ये क्या हो जाएगा 225/80 हो जाएगा, 225/80 हो जाएगा। तो हम बात करें अगर तो 80 80 80 दूनी 160, 80 तीय 240 होते हैं, तो 3 से तो कम है लेकिन 2 से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये भाई डिजिटल सम वगैरह से नहीं होते ये, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाती है। एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, यानी कि r = 4/√3 ऑफ h। r का फॉर्मूला, प्रक्षेप कोण का मान पूछा है, r का फॉर्मूला क्या होता है, r का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g, यहाँ 4/√3 रख दो। h का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² θ/2g होता है। g से आप g को काट देंगे, u² से u² को काट देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin 2θ × √3 sin 2θ = क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 sin² θ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 sin² θ √3 × sin 2θ की वैल्यू क्या होती है 2 sin θ cos θ = 4 sin² θ, स्क्वायर से ये वाला sin θ काट दो, यानी कि यहाँ क्या लिखोगे √3 × 2 cos θ = 4 sin θ। 2 से 2 काटो तो 2 sin θ हो गया, यानी sin θ/cos θ करोगे, sin θ/cos θ करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा √3/2 आ जाएगा। sin θ/cos θ करोगे, sin θ/cos θ करोगे तो √3/2 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होती है, √3/2 आ जाएगा sin θ/cos θ। ये कुछ तो मैंने गलती की है इसमें, है ना, क्योंकि 10 1/√3 होती है, √3 होती है 10 में, ना ये तो मैंने कुछ गलती की है ना। या तो यहाँ कुछ गलती है ऑप्शन में या मैंने गलती की है। क्षैतिज परास जो है अधिकतम ऊंचाई की √3 गुनी है। r जो है u² sin 2θ/g = 4/√3 ऑफ u² sin² θ/2g, ठीक है। तो g से g काटा अपन ने, u² से u² काटा। अब इसको अगले पेज में करते हैं ना, यानी कि u² sin 2θ/g = कितना था 4/√3 ऑफ u² sin² θ/2g, ठीक है ना। g से g काट दिया, u² से u² काट दिया, ठीक है। तो इसको लिखो 2 sin θ cos θ = 4/√3 ऑफ 4 क्यों लिख रहा है, इसको 2 लिख लो सीधा, तो इसको 2/√3 ऑफ sin² θ लिखो। तो 2 से 2 काट दो, है ना, sin² से ये वाला sin θ काट दो, तो तुम्हारा sin² θ/cos θ, sin θ/cos θ लिखेंगे इधर ये बटे में आ जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो √3 आ जाएगा। यानी tan θ की वैल्यू दोस्त कितनी आ रही है, √3 आ रही है, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 यानी कि √3 tan में कितने की वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर, क्योंकि बहुत वो उसी में गुचमुच हो गया था ना, इतने बहुत कम था, स्पेस कम था, इसलिए हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा tan इनवर्स √3 हो गया, तो यहाँ पर 60 आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। मतलब सिंपल था भाई, वो थोड़ा सा हो गया था ना। तो ये आपका था। अगले कभी वीडियो आएगा तो उसमें हम सदिश के बारे में बताएंगे, यानी कि तुम्हारा क्या होता है सदिश कैसे बोलते हैं जानते हो, हाँ। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बताएंगे हम, सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये था आपका आज का वीडियो। हो सकता है कुछ थोड़ी सुस्ती दिख रही हो, लेकिन आगे आने वाले समय में सुधार करेंगे उस चीज़ में भी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।